एक मैंने गंगापुर सिटी का इतिहास लिखा। गंगापुर जो बसा है वो 1783 में बसा है। सबसे पहले इस गंगापुर का नाम पड़ा गुड़गियों की ढाणी। गंगापुर में एक जो जानकारी के अभाव में एक बात चल रही है कि कुशाली राम लिखते हैं, कुशालगढ़। जो हल्दिया वंश था ये तो बहुत बड़ा वंश था। ये तो जो है महाराणा प्रताप के समय में 500 वर्ष पूर्व इनके वंशजों ने लड़ाई लड़ी है महाराणा प्रताप के साथ। ये जो गढ़ है ना जिसमें वाटर वर्क्स का ऑफिसर टंकी हाँ है, ये इनका वो था आवास महल। कुशाली राम जी ने धुंधेश्वर में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया जो आज भी है। वो पुराने टाइम में गंगापुर में 6 दरवाजे थे जो रात को बंद कर दिए जाते थे लकड़ी के वाड़ों से, दुश्मनों से सुरक्षा। हाँ, 1905 में यहाँ रेलवे लाइन आई और स्टेशन बना, तब यहाँ का और ज़्यादा विकास हुआ, फिर लोको बना। हमारे जो गंगापुर का जो इतिहास है वो बहुत बहुत रॉयल रहा है। सावधान, होशियार, नाजिम इस शहर के सबसे बड़े हाकिम नाजिम साहब पधार रहे हैं। सरकार में जाओ, सरकारी ऑफिस में, रेवेन्यू में, कहीं भी तो गंगापुर के बारे में कोई जानकारी नहीं कहीं मिलती। जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं मिलती। और मैंने अटल जी के साथ भी कविता पढ़ी है, शैलेश जी लोढ़ा के साथ मेरे बहुत टीवी प्रोग्राम लोगों ने उनके साथ देखे थे। वाह वाह क्या बात में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत जिंदल और आप देख रहे हो द अल्टीमेट हेमंत। तो आज मैं जा रहा हूँ आपको मिलवाने गोपीनाथ जी चर्चित से और उनसे गंगापुर के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान में एक शहर है गंगापुर सिटी जो जयपुर के पास है। राजस्थान में 2 गंगापुर है, एक गंगापुर भीलवाड़ा के पास है, एक जयपुर के पास है। तो जयपुर के पास जो गंगापुर सिटी है वहां गोपीनाथ चर्चित जी विराजते हैं और गोपीनाथ चर्चित जी हास्य व्यंग्य के एक अनूठे कवि, उनके पास अपना अंदाज और अपना अनुभव है। तो आइए उनके अनुभवों का लाभ उठाते हैं। गोपीनाथ चर्चित जी आइए। तो गाइज हम आ गए हैं गंगापुर की आन बान शान और राष्ट्रीय कवि इतिहासकार गोपीनाथ जी चर्चित से मिलने। तो आइए हम इनसे चर्चा करेंगे और गंगापुर के इतिहास के बारे में जानेंगे। नमस्ते सर, आप दर्शकों को अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। मैं यूँ तो आयुर्वेद का चिकित्सक रहा हूँ जी, और 1977 मेरा पोस्टिंग हो गया था। अच्छा, उसके बाद मैं आयुर्वेद चिकित्सक के बाद जिला आयुर्वेद अधिकारी और उपनिदेशक जयपुर से सेवानिवृत्त हुआ अच्छा, 2013 में। किंतु मेरी रुचि शुरू से ही कविताओं में रही। मैं जब पढ़ता था तब भी कविता करता था। उसके बाद में ये शौक़ बढ़ता गया और लगभग 1979 में मैंने पहली कविता लिखी। उसके बाद में मैं निरंतर लिखता गया और कवि सम्मेलनों में मेरी बहुत यात्राएं रही। कवि सम्मेलन पूरे देश में रहे। हाँ, मैंने वीडियोस देखे थे। और मेरा जो यूँ तो मैंने हर विषय और विधा पे कविता लिखी जी, हर विषय, हर विधा, हर रस में। क्योंकि मेरा मूल जो पहचान है वो हास्य रस के कवि की है। हाँ, पूरे देश में हास्य रस के कवि मुझे बुलाते रहते हैं कवि सम्मेलनों में, कवि टीवी चैनल से, आकाशवाणी। मेरी कविताएं भी की किताब भी अभी लगभग 4 तो निकल चुकी हैं और एक मैंने गंगापुर सिटी का इतिहास लिखा। अच्छा, जो गंगापुर में पहली बार लिखा गया ये इतिहास। हाँ, इससे पहले गंगापुर सिटी की जानकारी के विषय में कोई दस्तावेज यहाँ नहीं थे। कोई नहीं थे। ज़्यादातर लोगों को इस बारे में कोई पता ही नहीं है। नहीं, कोई पता नहीं है। लोग बस किंवदंतियों के आधार पर या सुनी सुनाई बातों पर अनुमान से, अंदाजे से बता देते थे। आप यहाँ कब से निवास कर रहे हो गंगापुर? मैं मूल निवासी यहीं का हूँ। हम 8 पीढ़ी जब से कुशालगढ़ बसा। अच्छा, गंगापुर सिटी का नाम पहले कुशालगढ़ था। हाँ हाँ, तब से हमारी पीढ़ियाँ यहाँ आई हुई हैं। अच्छा। तब से मैं यहाँ हूँ। तो आप दर्शकों को गंगापुर के इतिहास के बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए, गंगापुर सिटी नाम इसका चौथा है ये। अच्छा, चौथा नाम हाँ। है ये। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ कुछ भी नहीं था। ये गंगापुर का जो एरिया है, आपके जो महूकला जी, जो पुलिया है ना, उससे भी आगे जो पुलिया है केरी की, उससे भी आगे से लेकर जहाँ महूकला की सीमा लगती है, जी जी, महूकला से लेकर के और मिर्ज़ापुर तक चले जाओ। अच्छा, ये और इधर से आ जाओ आप उदय कला की सीमा से लेकर और इधर आ जाओ आप छाबार, ये छान, ये पूरा जंगल था, बियाबान जंगल। कोई व्यवस्थित नहीं था। नदी, नाले, झेरे, ऊबड़ खाबड़ पेड़, गड्ढे, ये ऐसी ज़मीन थी। यहाँ कोई बस्ती बसावट नहीं थी। अच्छा, अगर यहाँ था सबसे पहले तो उदय कला गांव है। हाँ, ये इससे भी पहले का है। गंगापुर सिटी से पहले का बसा हुआ उदय कला गांव है। इसको उदय परगना कहते थे।
रियासत काल में ये जयपुर रियासत में आती थी ये ज़मीन, हमारी भूभाग और उदय कला जयपुर रियासत का एक परगना था। परगना मतलब जैसे तहसील उस, तो परगना के अंदर कई मौजा कहते हैं गाँव को, ये सब उर्दू के शब्द हैं। हाँ। उस समय उर्दू बहुत चलती थी। मुगल काल से आए थे हाँ, उर्दू। तो उस समय मुगल काल ही था, आज़ादी से पहले मुगल था। मुगल काल के अंदर ही सारे रियासतें उनके अधीन ही काम करती थी। हाँ। तो फिर बाद में अंग्रेज़ों का शासन आ गया, तो अंग्रेज़ों के यहाँ प्रतिनिधि बैठने लग गए रियासत में। तो उस समय ये उदय परगना था, और परगना के अंदर कई मौजा मतलब छोटे छोटे गांव हुआ करते थे। तो ये जो अपना गंगापुर का जो भूखंड है, आज जो गंगापुर है, इसका भूखंड उदय परगना के अंतर्गत आता था। अच्छा। यहाँ एक सबसे पहले था, ये गद्दियों का है नामनीर। ये जो आपने देखा होगा केरीज है, केरीज का जो कारखाना है ना, उसके ठीक सामने सिंधी कॉलोनी के केरीज के सामने वाले हिस्से में कुछ गद्दी आज भी रहते हैं। अच्छा। 10-12 घर है। हाँ। तो वो पुराने हैं। ये गंगापुर बसा तब के, उससे पहले के ये लोग हैं यहाँ। अच्छा। गद्दी हैं, वो नामनेर कहलाता था। और नामनेर जो मौजा था वो उदय परगना के अंतर्गत आता था। और वहाँ से उदय से लेकर ये नामनेर तक की जो खाली ज़मीन थी, ये पूरा नामनेर कहलाता था। उदय कला से निकलते ही तो आज नई अनाज मंडी बन गई है। ये आपका वहाँ से चलो तो ये जो उदय चौराया है, और वहाँ से चलो आ जाओ हायर सेकेंडरी स्कूल, और ये पूरी सड़क जज्जी रोड और सिंधी कॉलोनी, और यहाँ तक चले जाओ आप लोकों की सीमा तक लास्ट, ये नामनेर कहलाता था। ये इधर तो महूकला की ज़मीन थी, इधर मिर्ज़ापुर की ज़मीन थी। ये जो बीच की पट्टी है, ये नामनेर, जो वहाँ वो गांव था नामनेर गद्दियों का, वो कहलाता था, उसके अंतर्गत ये था। और जहाँ आप लोकों की बात कर रहे हो ना, हाँ। ऐसा है कि गंगापुर जो बसा है वो 1783 में बसा है। अच्छा, 1783 में बसा है। अच्छा। और उससे पहले हुआ क्या, यहाँ पर बाबा बल्लू गुजर पटेल, अच्छा, वो बयाना के पास सेती गांव है, बयाना से 20 किलोमीटर, आज भी प्रसिद्ध, 20 किलोमीटर दूर सेती गांव, वहाँ बयाना से 20 किलोमीटर सेती गांव आज भी प्रसिद्ध है। वहाँ गुजरों का मेला लगता है और उनके धार्मिक स्थल है, वहाँ पर मान्यता है वहाँ। तो वहाँ से चल करके बल्लू पटेल अपने 8 बेटों के साथ, अच्छा, बड़े वो पहलवान थे, योद्धा भी थे, लठैत थे, बंदूकें तलवार सब उस ज़माने में सब रखा करते थे सुरक्षा के लिए। तो वो अपने जानवरों को लेकर, पशुओं को लेकर और 8 बेटों के साथ वहाँ से चले। अच्छा। वहाँ से चल करके वो घूमते हुए भरतूण गए, कांचरौली, हाँ, यहाँ आए और कटकड़ आए। यहाँ से होते हुए फिर वो गंगापुर में जो कल्याण जी मेला है ना, हाँ, कल्याण जी मेला ग्राउंड, उसमें एक ऊंचा सा स्थान है जहाँ रेतक झूले आदि लगते हैं मंदिर के ठीक सामने। हाँ, है। वहाँ ऊंचा टीला था पहले, बहुत ऊंचा। हाँ। अब तो क्यों सड़कें वड़कें बन गई, भरत हो गया तो काफ़ी लेवल हो गया। आज भी देखोगे तो उस टीला ऊंचा ही है वो जगह। और वो उस समय कल्याण जी मंदिर के सामने का रास्ता तो पूरा नड़ा जैसा था। तो उस ऊंचाई पे आकर के उन्होंने झोंपड़े बनाए अपने। अच्छा। और वहाँ आकर के वो बसे। तो उन्होंने उसका नाम घुड़गियों की ढाणी रखा। सबसे पहले इस गंगापुर का नाम पड़ा घुड़गियों की ढाणी। अच्छा, है ना। तो गंगापुर में सबसे पहले वो आकर बसे वो थे। पहले तो नामनेर, उसके बाद घुड़गियों की ढाणी गुजरों ने बसाई। अच्छा, ये कब की बात है? ये उस समय की बात है जब मुझे जागा है ना, यहाँ के जागा, उनकी पोथी में मिलता है मुझे 1745 में। 1745 में आए थे वो। हाँ, घुड़गियों की ढाणी बसी यहाँ। अच्छा। 1745। अब उसके बाद में 8-10 घर हो गए, फिर बढ़ते गए। उसके बाद 10 साल बाद, अच्छा, उसके 10 साल बाद में जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने खुशहाली राम हल्दिया, जो वहाँ के दीवान थे उनके राजा के, अच्छा, दीवान थे। ये खंडेलवाल महाजन थे। अच्छा। ये पूरा जो इनका वंश है पूरा, अगर पढ़ोगे तो इनके पिता थे छाजूराम हल्दिया, वो बड़े योद्धा थे। और उनके 3 भाई थे, बेटे थे, मतलब किनके, छाजूराम हल्दिया के बेटे 3 भाई थे ये। उनमें ये जो नाम है, ये देखिए, ये खुशहाली राम हल्दिया, हाँ, ये बड़े ही बड़े थे, ये दीवान थे जयपुर रियासत में, माधो सिंह जी के यहाँ बड़े योद्धा थे। और इनकी वेशभूषा भी देखो राजाओं जैसी है। हाँ। और इन्होंने बड़े युद्ध लड़े हैं साहब। अच्छा। इनके दूसरे भाई थे ये राय बहादुर दौलत राम हल्दिया। अच्छा, इनके खुशहाली राम हल्दिया के दूसरे भाई थे। दूसरे भाई बीच के। और तीसरे जो भाई थे छोटे छोटे, बख्शी नंद राम हल्दिया। अच्छा। ये थे।
तो ये जो तो बड़े बड़े थे ना, ये इनके पिताजी तो थे छाजू राम जी, वो बड़े योद्धा थे। उनके ये 3 बेटे, ये तो बड़े बड़े थे। खुशहाली राम, ये गंगापुर में एक जो जानकारी के अभाव में एक बात चल रही है कि कुशाली राम लिखते हैं, कुशालगढ़। कुशालगढ़ एक्चुअली में ये कुशाल नहीं है, खू है, KHU, हाँ, खे खरगोश वाला खुशहालगढ़ है। मैंने जागाओं की पोथी में और इतिहास में इनका नाम खुशहाली राम है। तो उन्होंने अपने नाम से यहाँ उनको यहाँ की जागीर दी उन्होंने, गंगापुर इस जगह की। ये गंगापुर तो बाद में बचा, इस जगह की जागीर दे दी। तो उनके नाम से इस जगह का नाम खुशहालगढ़ हो गया। उन्होंने यहाँ आकर के बस बसावट शुरू की, तो अपनी इस रियासत, इस जागीर का नाम खुशहालगढ़ रख दिया। अच्छा, और वो यहाँ की जागीर। अभी गंगापुर में ऐसा चल रहा है कि खुशहालगढ़ ना बोल के कुशालगढ़ बोला वो जाता है। उनको जानकारी नहीं है, इसलिए समझते लोग कुशालगढ़ ही होगा। लेकिन एक्चुअली में ये मेरे पास जागाओं की पोथी में भी, मेरे पास इस किताब में रिकॉर्ड है। इतिहास में इस गंगापुर सिटी का पुराना नाम खुशहालगढ़ है। पहला नाम तो गुड़गियों की ढाणी, फिर पड़ गया खुशहालगढ़। अच्छा, ये हुआ इसका। उसके बाद में क्या हुआ कि वो एक योद्धा थे, तो फतेहपुर सीकरी के पास में उनकी लड़ाइयाँ राजाओं की पहले बहुत होती थी, मुगलों से, पठानों से, मराठों से। मराठी भी यहाँ लूटने के लिए आया करते थे उस जमाने में। आप देखिए तुंगा में युद्ध हुआ, ये तुंगा है ना लालसोट के पास, तुंगा में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। जयपुर राजा की सेना और मराठे आ गए थे यहाँ, मराठे से युद्ध हुआ। उसमें ये जो दौलत राम हल्दिया थे, खुशहाली राम के, वो उसमें योद्धा थे, लड़ाई लड़ी एक खास भूमिका निभाई युद्ध में। बहुत। इन्होंने तो जो हल्दिया वंश था, ये तो बहुत बड़ा वंश था। ये तो जो है महाराणा प्रताप के समय में 500 वर्ष पूर्व इनके वंशजों ने लड़ाई लड़ी है महाराणा प्रताप के साथ। और कहते हैं वहाँ हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ने के कारण ही इनका बैग हल्दिया पड़ा, अच्छा, ऐसा कहते हैं। बाद में फिर ये अलवर रियासत में भी दीवान रहे इनके वंश के लोग। ये लखनऊ, आगरा तक इनके रहे। हर राजा इनको अपने साथ, ये बड़े कूटनीतिक थे, योद्धा थे। फिर धीरे धीरे गंगापुर का विकास कैसे हुआ? ऐसा हुआ कि जब खुशहाली राम जी को इसकी जागीर मिल गई, हाँ, खुशहाली राम जी युद्ध लड़ने गए थे फतेहपुर सीकरी के पास। अच्छा, वहाँ इनके साथ धोखे से इनको पीठ में छुरा मार करके और इनकी हत्या कर दी गई। अच्छा, वहाँ वो उस जगह पर आज भी इनकी समाधि बनी हुई है, खुशहाली राम हल्दिया की बनी हुई है। तो कहाँ पर बनी हुई है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी के पास बनी हुई है इनकी। अच्छा, तो वहाँ उसके बाद में ये क्या हुआ कि इनके जो बेटे थे खुशहाली राम हल्दिया के, 3 तो भाई थे, इनके बेटे थे राव चतुर्भुज हल्दिया, हाँ, ये पुत्र है खुशहाली राम के। हाँ, ये फिर इनको जागीर मिली यहाँ की। अच्छा, मेरे पास दस्तावेज है लिखे हुए हाथ के। और इसके बाद इनके जो पुत्र हुए, यानी इनके खुशहाली राम के पौत्र हाँ, वो थे गंगादास हल्दिया। गंगादास हल्दिया। फिर उनको जागीर मिली इसकी। अच्छा, तो गंगादास जब ये मर गए, दोनों इनके बाबा और उनके पिता को, गंगादास जी को यहाँ की जागीर मिली। उसके बाद उन्होंने इसको गंगापुर नाम दे दिया। किस लिए दिया नाम? अपने नाम से नहीं दिया इन्होंने क्या किया कि यहाँ गंगा, जो खुशहाली राम हल्दिया थे, इन्होंने सबसे पहले यहाँ गंगा मंदिर, क्योंकि अपनी इष्ट देवी थी गंगा माता, इनकी इष्ट देवी है। आज भी जयपुर के जौहरी बाजार में हल्दिया हाउस है, हाँ, मैं वहाँ गया हूँ, और वहाँ इनका मंदिर है आज भी। वहाँ भी गंगा माता का मंदिर बना हुआ है। मैंने इस पुस्तक में उसका भी उल्लेख किया, उसकी फ़ोटो भी है हल्दिया वंश के साथ जो आज वर्तमान में उनके साथ इस पुस्तक में फ़ोटो है उनकी, और उस मंदिर का भी इसमें दृश्य है, उनके लोग वहाँ कर। तो उस गंगा माता मंदिर इन्होंने बनाया सबसे पहले, अपनी आराध्य देवी। ये जो गढ़ है ना जिसमें वाटर वर्क्स का ऑफिसर टंकी हाँ है, ये इनका वो था आवास महल। अच्छा, जो ट्रक यूनियन पर जो है बहुत ऊंचा है, वो गढ़ है, पूरा पुराना गढ़ है। गंगापुर में 2 गढ़ हैं, एक तो वो और एक नहर वाला जहाँ अभी खाटू श्याम जी मंदिर है, यहाँ भी महल थे। और वो तो महल था रहने के लिए, उसमें इन्होंने रहने के लिए महल बनाए। और इष्ट देवी का मंदिर बनाया आगे की साइड, किधर, जिधर से अपन ये घास मंडी है जहाँ बांस बाजार है, इससे आगे चलो घास मंडी हुआ करती थी एक जमाने में, घास ही घास होती थी, ट्रक यूनियन था। अच्छा, तभी उसका नाम घास मंडी है, क्योंकि इतनी घासें आती थी, घासों की पोटली बांध के जो किसान महिलाएं पुरुष आके बैठ जाते, और उस जमाने में अन्नी दुअन्नी में घास की पोटली गट्ठर ले जाते थे। हमने रुपये 2 रुपये में तो हमने बिकती देखी है हमारे समय में। तो वहाँ उस घास मंडी से जाओ गढ़ के तरफ, तो कल्याण जी मंदिर की तरफ नहीं, जो घास मंडी से ट्रक यूनियन जाएंगे तो एक चौक पड़ेगा, उसमें एक गली है, उसमें गंगा जी का मंदिर है, और रास्ता गंगा जी के मंदिर का। अच्छा, हाँ, छोटी सी गली वहाँ पे। आज भी वहाँ गंगा जी का मंदिर है, जो ऊंची सीढ़ियाँ बनी हुई है। अच्छा, तो वो उसकी इष्ट देवी थी उनकी, तो वो अपने पीछे रहते थे, और पीछे से उस मंदिर में रास्ता भी आने का,
वहाँ से वो लोग दर्शन करते, आम जनता आगे से सीढ़ियों पर चढ़ के दर्शन करती थी। अच्छा। तो वो बनाया उन्होंने सबसे पहले, वो गढ़ उन्होंने बनाया। उस गढ़ के चारों तरफ पानी की नहर थी, ऐसा लेख मिलता है मेरे पास लिखा हुआ कि वो गढ़ में जो सुरक्षा के लिए पानी की नहर बनाया करते थे, ऊंचाई पर बनाते थे, सुरक्षा की, जानवरों की, शत्रुओं की रक्षा की दृष्टि से ऊंचाई पे। तो बाबा जो बल्लू गुजर थे वो उसमें रहते थे पीछे, उस कल्याण जी मंदिर वाले टीले पर। अच्छा। उसके 10 साल बाद ये बसावट बस गई इनकी, खुशहाली राम की। इसके बाद में ये किला बनाया। उसके बाद में इन्होंने गोपीनाथ जी का मंदिर जो बालाजी चौक पर है, ऊंची सीढ़ियों का, आज तो लोहे की सीढ़ियां बना दी हैं, वहाँ पहले पत्थर की सीढ़ियां, आज भी पत्थर की सीढ़ियों के लंबे लंबे निशान आप देखोगे तो मिल जाएंगे। अच्छा। वो मंदिर क्या, वो किला बना रहे थे एक्चुअली में। राजाओं की पहली आवश्यकता होती, जागीरदारों की, कि हमारा महल हो, हमारे पास सुरक्षा के लिए दुर्ग हो ताकि शत्रु से लड़ सकें, है ना, कोर्ट हो, कचहरी हो, निजामत हो, और हरा भरा पूरा बाजार हो, व्यवस्थित शहर हो, बस्ती हो। तो ये उसको किला बना रहे थे वास्तव में। तो ये बात थी। आज भी इसकी गोपीनाथ जी के मंदिर की बनावट देखोगे, 3 चौक है उसमें। एक चौक आगे का है जहाँ पर दुकानें बन गई हैं, मिठाई भंडार वगैरह। और उसके पहले चौक में खाली चौक था, उसमें घुसते ही दरवाजे से घुसोगे तो इस हाथ को घुसोगे ना, तो बाएं हाथ को एक कुआं था, बहुत सकड़ा सा कुआं था, बहुत गहरा था। तो ये तो ऊंचाई पे था, ये भवन तो बहुत ऊंचा है। उसकी गहराई में जाके कुआं था, उसी में से पानी लेते थे। ये तो अभी भी बहुत ऊंचा है, जब सड़कें बन गई उसके बाद भी। और उसमें एक सुरंग थी, वो मैंने देखी है, बहुत लोगों ने देखी है। अच्छा। हमारी उम्र के और बाद के 75 साल के लोगों से, 80 साल को पूछो आप, वो सुरंग थी और आज भी है उसमें। उसको बंद कर दिया। उस सुरंग में हम पढ़ते थे मिडिल स्कूल में, और सुरंग में हम गए हैं। लेकिन हम कुएं तक जाते सीढ़ियों से, कुएं से जब घूमते सुरंग की तरफ तो आगे अंधेरा आ जाता था, 8-10 होता। फिर हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए हम नहीं जाते थे। और उसमें एक शिवलिंग भी था जो बाद में अब तो इन्होंने मंदिर में ले लिया। तो अभी वो सुरंग बंद कर दी गई? अभी वो सुरंग बंद कर दी, वो धुंधेश्वर तक गई है। अच्छा। हाँ, वो मैंने काफी सुना है कि जो एक गढ़ था वहां से एक सुरंग आती थी। सुरंग गई है वहां तक, अंदर तक। ये सुरक्षा की दृष्टि सभी किलों में सुरंग मिलेगी। कभी कोई ऐसी आपात स्थिति आ जाए तो सुरंग में होकर के अपनी सुरक्षा से निकल जाए। और जैसे मैंने ये भी सुना है, उनकी घर की जो बेटी वगैरह बहू होती थी, वो सुरंग से धुंधेश्वर दर्शन करने जाया करती थी। धुंधेश्वर का इतिहास ये है कि इनके जो जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है, जयपुर राजाओं ने ही बनवाया वो। और जो जयपुर गोविंद देव जी के मंदिर के ठीक सामने चंद्र महल है, उनका रनिवास। आज भी है चंद्र महल। वहाँ उन्होंने बनवाया, वो भी उनके इष्ट देव थे गोविंद देव जी। तो वो चंद्र महल के झरोके से ही दर्शन कर लेते थे गोविंद देव जी, जो हो जाती है वहाँ से। देखो आप जाकर के वहाँ दिखते। तो जब यहाँ ये हल्दिया वंश आया तो राजा लोग यहाँ आया करते थे। पहले ये जागीर बनाई ना, हल्दिया को जागीर थी दी, उससे पूरे राजा तो यहाँ आते थे, उनकी जागीर थी। उदय परगना को देखने, यहाँ सैर करने तो आ जाया करते थे। तो वही मालिक थे इनके। ये जो मालिक जी वही थे, इस जागीर मालिक थे उनके। तो ये धुंधेश्वर पहाड़ी स्थान है, पूरा का पूरा पहाड़ी है, यहाँ झरने बहते। तो यहाँ उस समय गोविंद देव जी का मंदिर बनाया गया। कुंड, ये इतिहास है। पृथ्वीराज रासो एक किताब है, पृथ्वीराज रासो एक किताब है। जो चंद बड़दाई द्वारा। नहीं, वो अलग है, वो पृथ्वीराज रासो अलग है। ये अलवर के राजा थे पृथ्वीराज, जिन्होंने अलवर में भी दीवानी करी है इस पंच ने। तो उन पर एक किताब लिखी पृथ्वीराज रासो, मेरे पास रिकॉर्ड है सारा। तो उसमें ये उल्लेख मिलता है कि हल्दिया वंश ने, ये खुशहाली राम जी ने धुंधेश्वर में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया, जो आज भी है। वो जयपुर राजाओं की वजह से बनवाते थे, यहाँ दर्शन करने वहीं जाते थे। गोविंद देव जी और वहाँ एक कुंड है, पानी का कुंड है। और वहाँ पर शिवलिंग बने हुए, 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग। तो एक वहाँ कहते हैं, वहाँ जब देख के भी आए, एक ऐसी, इसको गुप्त गंगा कहते हैं। वहाँ पानी बीतता ही नहीं है, मीठा पानी पहाड़ों से ऑटोमेटिक आता रहता है, और वहाँ से निकल करके और ज्योतिर्लिंगों से वो शिव जी भी गिरता है। वो सब उन्होंने बनाया उस समय, खुशहाली राम के। ये उल्लेख मिलता है। अच्छा। ये उनका इतिहास है। अब उस समय कचहरी भी बनी हुई है धुंधेश्वर में। आप जाओ कभी, वह कचहरी है, बहुत बड़ी बारादरी खुला हुआ वो चौक है, तो उसमें वो कचहरी लगती थी। तो पहले यहाँ जब बसा नहीं था ना गंगापुर या कुछ भी, तो राजा आते तो वहीं जाते दर्शन करते, वहाँ कचहरी में अपना वो लगाते इजलास। अच्छा। जिसमें उनके दीवान आदि, यहाँ के जो प्रमुख लोग थे, वो बैठकर चर्चा करते थे। तो वो आज ही बना हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये बसा दिया गंगापुर, ये कुशालगढ़, तो इनको आवश्यकता हुई कि भाई यहाँ कचहरी भी होनी चाहिए।
वो कचहरी तो बहुत दूर है, जंगल था उस समय तो गंगापुर में, कह रहा हूँ ना, नाले थे, कुछ भी नहीं। हम गंगापुर से समझ लो आप कि पुरानी बस्ती तो यहाँ तक थी, ये आपका गढ़ है ना, हाँ गढ़ जो गंगा जी का मंदिर, वहाँ से ले लो। और ये देवी स्टोर तो बाद में बना है, इससे पहले जो चौराया है ना देवी स्टोर का चौराया, हाँ। उसकी जो इधर वाली सीमा है, अच्छा, देवी स्टोर वाली सीमा, यहाँ तक तो गंगापुर था। खारी बाजार होते हुए। हाँ, खारी बाजार ये थी एक, यहाँ 6 दरवाजे थे। अच्छा, पुराने टाइम में गंगापुर में 6 दरवाजे थे जो रात को बंद कर दिए जाते थे लकड़ी के बाड़ों से। दुश्मनों से सुरक्षा के हाँ, और उनके ऊपर बाकायदा सैनिक रहते थे, लिए। अच्छा, बंदूकधारी, और उन पर गोखे थे जिनमें नगाड़े बजा करते थे सुबह के समय, शाम को आरती के हाँ समय। पहले बहुत कम जनसंख्या होती थी, लगभग कितनी? सन 1901 में मेरे पास जो राजस्थान सरकार का गजेटियर है, हाँ गजेटियर में ये रिकॉर्ड मिलता है, इस किताब में है कि यह 1901 में 5100 की आबादी थी, 5100 की आबादी थी, और आज लगभग 3 2 लाख। 3 लाख की उसके आसपास गांव था। को मिलाए तो लगभग 3 लाख के नहीं, आसपास। पूरा गंगापुर जो बस गया है यहाँ तक, उदय मोड़ से लेकर के और इधर जयपुर बाईपास, इधर करौली फाटक के आगे तक लगभग 3 लाख 3 लाख जनसंख्या होगी। उस समय 5100 की आबादी का गवर्नमेंट के गजेटियर में उल्लेख है। इतनी कम आबादी थी भाई। सन 70 में तो 21,000 आबादी है यहाँ की, अच्छा, ये भी उल्लेख मिलता है सन 70 में। उसके बाद वैसे ये जनसंख्या तो अभी बाहर से आए हैं लोग, ज्यादातर बाहर से आए, और लोग पूरे यहाँ, भारत की जनसंख्या एकदम से पिछले 50 सालों में यहाँ क्या है, कुछ ज्यादा व्यापार की बढ़ी है। दृष्टि से लोग बाहर आए। दूसरा क्या क्योंकि हुआ, यहाँ पर लोको भी हुआ करता था। ये रेलवे जब आई ना 1905 में आई रेलवे, हाँ रेलवे 1905 में आई, जब रेलवे आ गई, स्टेशन बन गया, लोगों को क्या है कि बाहर जाना पड़ता था, तो यहाँ गंगापुर का विकास हुआ। तो इसलिए भी लोग ज़्यादा आए रेलवे की वजह से, और व्यापार की दृष्टि से गंगापुर बड़ा व्यापार का केंद्र बन गया। यहाँ अच्छी मंडी थी, मूंगफली, सरसों, तिल, रुई, ये यहाँ बहुत आया करती थी उस समय, उस जमाने में। और आज तो गंगापुर सिटी एक जिला बन चुका है। जिला बन चुका है। और लेकिन 6 दरवाजे का मैं उल्लेख कर रहा था। हाँ अब लोगों को पता नहीं है। लोग क्या कहते हैं, जब किसी से पूछ लो बड़े बुजुर्ग से कि यहाँ 1-2 दरवाजे, कोई 4 बताता है, कोई 2 बताता है, एक उदय दरवाजा, एक चूली दरवाजा, एक मऊ दरवाजा, 3-4 बता। यहाँ 6 दरवाजे थे, मैंने खोज किया है, और ये मिलता है नगर पालिका के टाउन सर्वे रजिस्टर में। अच्छा, नगर पालिका के टाउन सर्वे रजिस्टर में रिकॉर्ड मिलता है, मैंने उनकी फोटो कॉपी रखी है। 6 दरवाजे थे। कौन सा था? मऊ दरवाजा था। कौन सा? ये देव स्टोर की जो दुकानें हैं ना दोनों तरफ, वहाँ एक दरवाजा था। उसको देखने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। अच्छा, वो नष्ट हो गए, गिर गए। उसके बाद में एक दरवाजा था, उदय दरवाजा, जो पुलिस चौकी है ना, उदय, ये हाँ। कैलाश, इस पुलिस चौकी से आगे निकलो, जैसी पुलिस चौकी की सीमा खत्म होती है, उस सीमा खत्म होने पर एक दरवाजा था, उदय दरवाजा। अच्छा, तीसरा दरवाजा बामनवास दरवाजा, ये पता नहीं है किसी को भी। बामनवास दरवाजा था, ये ट्रक यूनियन से, ट्रक यूनियन लेकिन बाद में बनी है, सब जंगल था वो। तो ट्रक यूनियन से घुसोगे घास मंडी की तरफ, हाँ तो डॉक्टर मेहरवाल का मकान है ना, उसके हाँ, पीछे उसके पीछे एक दरवाजा था जो घास मंडी को जाता था, और एक बलाई चौक को निकल, वो तिराहा है। ये बामनवास दरवाजा था। 3 हो गए। चौथा था गढ़ दरवाजा, जो गंगा मंदिर में होकर के और गढ़ में जाते थे, ऊपर जो रामचंद्र का रेजिडेंस था, हाँ। उनका महल था, उसमें जाते थे। वो सकड़ा था, लेकिन बैलगाड़ी निकल जाया करती थी, इतना चौड़ा था वो। उसको तो सन 80 तक था वो दरवाजा। तो मैं अभी गया उसको खोजने, तो वहाँ के लोगों ने कहा सब 80 तक तो था। बाद में क्या हुआ, पुराने होने के कारण उसका रखरखाव नहीं हुआ, उसमें पत्थर गिरने लग गए हमारे सिर पर। उसमें तो हम बैठते थे, झरोकों में हिलते थे, तो गिरने लग गए, तो लोगों ने उसको तोड़ दिया। यहाँ की जो प्रशासन ने कोई उनका रखरखाव नहीं किया। यहाँ की जो इस तरह की जो विरासत थी, उसका कोई रखरखाव नहीं। तभी आज देखने को नहीं हो गया। एक चूली दरवाजा था, एक था चूली दरवाजा। वो कहाँ था? आज भी आप जाओ तो डॉक्टर राधेश्याम जी पाराशर का मकान है चूली दरवाजे पर। राधेश्याम जी पाराशर डॉक्टर हैं, उनका मकान जैसे ही खत्म होगा चूली दरवाजे पर, उनके मकान से लगा हुआ एक दरवाजा था, उसका एक पिलर आज भी मौजूद है वहाँ। अच्छा, एक पिलर बहुत बड़ा, वो आज भी बना हुआ पिलर नहीं, एक बच गया, बाकी तो दरवाजा टूट गया। इससे अनुमान लग सकता है कि यहाँ कितने मोटे पिलर थे, इनके दरवाजों के पिलर। और गंगापुर में 6 में से एक दरवाजा अभी भी बचा हुआ है। नहीं, दरवाजा नहीं, उसका पिलर बचा एक साइड। अच्छा, पिलर बचा दरवाजा तो नष्ट हो गए। तो एक हो गया मऊ दरवाजा, उदय दरवाजा, और एक करौली दरवाजा था। अच्छा, वो कहाँ था? वो दरवाजा यहाँ था, जामा मस्जिद है नहीं, हाँ मस्जिद है। जामा मस्जिद के सामने इधर तो खटीकों के मकान हैं जहाँ कसाई वगैरह बैठते हैं। हाँ,
और एक रास्ता इधर गया है देवी स्टोर के सामने, उसका साइयों की तरफ हाँ गया है। उस दरवाजे पर, वहाँ उस जगह पर था करौली दरवाजा। अच्छा। ये 6 दरवाजों के अंदर इनकी जो अगर इनकी वो सर्किल निकाला जाए पूरा परिधि, तो 1 मील होती है, 1 किलोमीटर, मील भी नहीं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1 मील से पूरे की परिधि, माने गढ़ वो जो है घास मंडी से वो तुम्हारा कौन सा बामनवास दरवाजे से लेकर करौली दरवाजा और ये उदयी दरवाजे से लेकर चुली दरवाजा, ये 1 किलोमीटर की परिधि में गंगापुर बसा हुआ था। इसके बाहर कुछ नहीं था। अच्छा। बस बाहर था। इससे बाहर एक तो वो जो कोली पाड़ा है चुली का, वो पुराना है, इससे उस समय का वो बाहर था दरवाजे। कीर पाड़ा था, कीर पाड़ा उससे भी नशिया कॉलोनी में। अच्छा। और इधर ये जो हरिजन मोहल्ला है ये फवारे पर, ये पुराना है। ये पुराने थे। हाँ, और एक बड़ा मोहल्ला है स्टेशन के सामने। अच्छा। वो भी, ये सब दरवाजों की जो सीमा काय की थी, यहाँ सीमा काय की थी, पक्की सीमा थी नहीं, बाउंड्री नहीं थी, ये दरवाजे थे। इनकी सीमाओं की रक्षा के लिए आदमी के बराबर से भी ऊपर हाथी के बराबर के थुअर के पेड़, कटीले कटीले होते हैं, डंडा थुअर, वो इस कदर सघन आपस में भिड़ी हुई इससे थी कि उसमें आदमी क्या जानवर भी नहीं घुस सके गंगापुर में। अच्छा, इतनी इतनी भयंकर सघन सुरक्षा थी। चारों तरफ लगा रखी थी कि वो तो सुरक्षा करती थी और दरवाजे रात को बंद हो जाते थे। हाँ। ये स्थिति यहाँ की रही है। 1905 में यहाँ रेलवे लाइन आई और स्टेशन बना, तब यहाँ का और ज़्यादा विकास हुआ, फिर लोको बना और यहाँ गंगापुर इस तरह से बढ़ता चला गया। ये जो गढ़ है ये जहाँ मंदिर बना हुआ है मंदिर श्याम जी का, ये यहाँ की वो थी कचहरी, ये राजाओं की इन्होंने तो वहाँ बना रखी थी, वो दूर पड़ती थी, बस्ती यहाँ हो गई। तो दीवान जो खशौली राम जी थे उन्होंने यहाँ गढ़ बनाया, गढ़ नहीं था ये पहले। अच्छा। और इसके चारों तरफ नहर बनाई जो आज भी मौजूद है नहर। हाँ, नहर तो सभी जानते हैं, है ना। और यहाँ कचहरी बनाई, उसके भवन जो कचहरी के भवन है उनकी फोटो इस किताब में आज भी मौजूद है मेरे पास, पुराने फोटो है इसमें। उसका पहला एक भवन तो ये रहा, देखो आगे इसका चित्र है। हाँ, ये वही है, नहर स्थित प्राचीन गढ़, और अंदर भी है कुछ चित्र मेरे पास। ये दर्शकों को बता देते हैं हम किताब। तो गाइज, ये किताब इन्होंने बहुत मेहनत से लिखी है, बहुत खोजबीन करके गंगापुर के बारे में बहुत ही मेहनत से इन्होंने ये किताब लिखी है, जिसका नाम है हमारा गंगापुर। आप भी इसको खरीद सकते हो अमेज़न, फ्लिपकार्ट से। और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, या तो इनके या मेरे, तो आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं और इस किताब को खरीद सकते हो। इसमें गंगापुर के बारे में शुरू से लेकर अभी तक सारी जानकारियाँ है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद वाली किताब है जो आप इसे ले सकते हो और इसे पढ़ सकते हो और हमारे गंगापुर के बारे में पूरा जान सकते हो। हमारे जो गंगापुर का जो इतिहास है वो बहुत बहुत रॉयल रहा है। तो आप इसको लीजिए और इसको पढ़िए। ये किताब मेरे पास उपलब्ध है। और देखिए, तो यहाँ ये गढ़ बनाया गया, इसमें कचहरी चलती थी। अच्छा। राजाओं के टाइम में। बाद में यहाँ निजामत स्थापित हुई, निजामत पहले नहीं थी, कचहरी चलती थी। तो कचहरी में तो ये दीवान बैठते, इनके जो और बीच के नीचे के लोग तो वो सब बैठते। लेकिन कचहरी इसमें निजामत बनाई गई, निजामत, फिर नाजिम यहाँ बैठने लगा। अच्छा। नाजिम बैठने लगा यहाँ, गोपीनाथ नाजिम का नाम आता, और भी कई नाम आते हैं। उसके बाद में जो ये बद्रीनाथ जी का मंदिर है ना अंदर, हाँ, बाजार में, उसके बगल में एक बिल्डिंग तोड़ दिया और खाली खुला स्थान पड़ा है। हाँ, वो जो नगर पालिका हुआ करती वो थी, नगर पालिका होती थी उससे पहले, लेकिन उससे पहले वो निजामत थी। अच्छा, तभी वहाँ एक पीर बाबा की दरगाह है। वो पीर बाबा की दरगाह है, वहाँ एक गणेश जी का मंदिर भी था। अभी तो वहाँ से हटा दिया, तो तोड़ दिया वहाँ जगह को, तो बाद में इसका जब विकास होगा तो वहाँ फिर दोबारा स्थापित होगा। लेकिन वो जगह पर निजामत बनाई थी, राजाओं की टाइम की बिल्डिंग थी वो। अच्छा। वो 2018 में इसका और विकास, तो वो पुरानी भी हो गई थी। हाँ, वैसे तो क्या विरासत की दृष्टि से उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन वो तोड़ दिया। आवश्यकता के अनुसार उसमें कुछ और निर्माण अब करने की योजना होगी। वो सरकारी जमीन होगी। तो वहाँ निजामत थी, वहाँ आई निजामत। वो निजामत की पुरानी बिल्डिंग थी। उसके बाद में वो निजामत कहाँ आई, चल करके वहाँ से हो बाजार बन गया, भीड़ भाड़ रहने लग गई। और एसडीएम, पहले नाजिम बोलते थे, एसडीएम नहीं, नाजिम साहब की गाड़ी फंस जाती। अच्छा। कर्मचारियों को दिक्कत आती। ये सफाई कर्मचारियों की जो ट्रोलियाँ जाती थी, पहले ट्रैक्टर भैंसा गाड़ी चलती थी, भैंसा गाड़ी कचरा उठाने, वो फंस जाती। वहाँ सब्जी मंडी भी थी थोक की, उन्हीं निजामत के सड़कों पर वहीं लगाते थे वो। तो फिर वो निजामत का आई फवारा चौक पर, आज जो कटला है ना बना हुआ है, कटला जगदम्बा कटला, जगदम्बा कटला, हाँ, वो पुरानी निजामत है उसके बाद की। अच्छा। वैसे तो वो अस्पताल था पुराना,
पुराना अस्पताल सबसे पहले जो आज वहाँ है नया, वो पहले यही था। इस जगह अस्पताल के लिए बनाई थी, सरकारी अस्पताल है वो पहले यहाँ था, इसी के लिए बनाई थी वो जगह, अस्पताल ही था यहाँ। अच्छा। और उससे पहले अस्पताल कहाँ था? उससे पहले अस्पताल था ये जो जैन मंदिर है ना गंगापुर का, हाँ। वो जैन मंदिर के सामने गली में से जाओ तो वहाँ ब्राह्मणों के मकान है, उसमें एक हवेली है, उस हवेली में अस्पताल खोला गया, छोटी सी डिस्पेंसरी। अच्छा। हाँ, एक डॉक्टर, एक नर्स, एक पियोन, ये थे वहाँ, वो खोला गया। उसके बाद में वो जगह बहुत छोटी थी, उसका बड़ी की, उसको पीएससी बनाई, पीएससी नहीं बड़ी डिस्पेंसरी बनाई, तो ये फवाले पे आ गया। बिल्डिंग बनाई बहुत बड़ी, ये जो पूरा कटला है ये उस अस्पताल की जगह थी। अच्छा। हाँ, लेकिन अस्पताल बाद में वहाँ चला गया जो अब चल रहा है। और यहाँ क्या किया, वो जो निजामत वहाँ बाजार में से हटा के इस बिल्डिंग में डाल दी निजामत। अच्छा। यहाँ नाजिम साहब बैठा करते थे सन 68 में, तो मैं नाजिम साहब से मिला हूँ। राशन कार्ड की चीनी का एक एप्लीकेशन लेके गया था, उसमें राशन पे चीनी मिलती थी। मैं बालक था, पढ़ता था कोई 10वीं 11वीं में, मैंने एप्लीकेशन दी, नाजिम साहब बैठते थे यहाँ। उसके बाद में निजामत यहाँ SDO कोर्ट यहाँ चली गई, यहाँ आज पंचायत समिति की बिल्डिंग, जहाँ बैंक चलती थी ना SBI, इसमें चली गई। अब तो नई बिल्डिंग और बन गई, अब तो SDO साहब कहलाने लगे। बाद में नाजिम साहब का जो रुतबा था वो शाही था, रियासत का, साफा लंबा पीछे उसकी पूंछ और अचकन गुलजार पजामा, आगे पीछे उनके लवाजमा चलता था, और आगे एक चांदी का दंड लेकर के एक हलकारा आवाज़ देता हुआ, चौबदार कहते थे उसको। अच्छा। सावधान, होशियार, नाजिम इस शहर के सबसे बड़े हाकिम नाजिम साहब पधार रहे हैं, ऐसा कहते चलता था। तो दुकानदार खड़े हो जाते उनके स्वागत, इतना रुतबा था नाजिम साहब का, राजाओं जैसा। नाजिम साहब खड़े हो जाते, उनको इलायची, सौंफ, मिश्री, ये जो है सुपारी, ये तस्तरी में भेंट करते, और लोग हट जाते रास्ते में, भीड़ तो थी नहीं पर फिर भी हट जाते, और सब झुक करके उनको सलाम करते, यूँ वो निकल जाते, तब वो बैठते थे। एक बार का उदाहरण है यार, इस किताब में लिखा है, एक व्यापारी खड़ा नहीं हुआ, व्यस्तता बस या किसी कारण नहीं खड़ा, तो वो पीछे करने वाले जो उनके कारिंदे थे ना, उन्हें नोट कर लिया। अच्छा। देखा, माल निजामत में जाकर नाजिम साहब को रिपोर्ट करी कि साहब अमुक जो व्यापारी खड़ा है, उनको निजामत ने बुला लिया, उनको सजा दी, एक दिन की, खड़े रहो। अच्छा। इतना पहले रुतबा था उनका, रुतबा राजाओं का जैसा रुतबा था। तो सर आप हमें ये बताइए कि आपको ये पुस्तक लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ जो विधायक रहे मान सिंह जी गुजर जी, उन्होंने यहाँ 2016 में गंगापुर स्थापना दिवस मनाया 2016। हाँ। और 16, 17, 18 3 वर्ष तक वो मना, 1 मई 2016 को। 1 मई 2016। यद्यपि वो डेट जो 1 मई ली गई, वो मेरे हिसाब से तो अभी तक उसका कोई तथ्य नहीं है, पर चूंकि कई बार क्या होता है कि हमको किसी का जन्म, जैसे निराला, मालूम नहीं होता। महासाहित्यकार है निराला जी, हाँ। निराला जी साहित्यकार है ना, कभी हाँ। बहुत बड़े, तो उनका जन्मदिन का हमको पता ही नहीं था। तो उन्होंने ये घोषणा की कि मैं तो माँ सरस्वती का पुत्र हूँ, तो जिस दिन सरस्वती का अवतार हुआ उस दिन ही मेरा जन्म मनाया जाए, तो बसंत पंचमी को उनका दिन। अगर मान लो गंगापुर का किस दिन बसा, उस समय तक इनको पता किसी को भी नहीं था, तो एक कोई कागज मिला इनको, उसके आधार पर उन्होंने 1 मई घोषित कर दी। चलो गंगापुर के नाम से उत्सव मनने लगा, ये अच्छी बात, किसी भी दिन मनने लगा। तो उन्होंने जब वो मनाया तो उन्होंने कार्यकारिणी बनाई, समिति बनाई बहुत बड़ी, उसमें हर वर्ग के लोग, प्रबुद्ध लोग, व्यापारी, वकील, प्रोफेसर, कर्मचारी, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी उन लोगों को उन्होंने समिति में लिया लेकर के, और वो समिति बनने लगी। जब कार्य होने लगा तो उन्होंने एक बात चर्चा की, मैं भी था, कि भाई गंगापुर का अपन ये स्थापना समारोह तो मना रहे हैं, नहीं गंगापुर का इतिहास भी तो कोई लिखा हुआ होना चाहिए ना। हाँ, उसका कोई लिखा हुआ इतिहास ही नहीं मिलता कहीं भी। एक छोटी सी पुस्तिका थी, बहुत छोटी सी 50-60 पेज की, मुश्किल से 6 इंच तो उसकी लंबाई होगी और 4.5-5 इंच उसकी चौड़ाई होगी, इतनी सी पीले, जो जीर्ण शीर्ण हो गई बिल्कुल गल। वो वैद्य रामेश जी गुप्ता थे, घी वाली गली में रहते थे, उनके द्वारा एक प्रयास किया गया था, उस समय छोटा सा, लेकिन वो बहुत छोटी थी, उस समय इतने संसाधन भी नहीं थे विज्ञान के ज़्यादा, वो जितनी कर सके उतनी की, लेकिन उसमें भी कई तथ्य उन्होंने जानकारी के अभाव में गलत लिखे। अच्छा। जो मैंने खोज करके उनको सही, मेरे किताब में सही किया। हालांकि मैंने उस किताब को पढ़ा और उसको देखा, तो ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था। अच्छा, सरकार में जाओ, सरकारी ऑफिस में, रेवेन्यू में, कहीं भी, तो गंगापुर के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं मिलती। गंगापुर के किसी व्यक्ति को गंगापुर के बारे में कोई जानकारी नहीं। लगभग 300 साल पुराना बस गया गंगापुर। बल्कि यहाँ की जो भवन थे, जैसे निजामत तोड़ दी गई,
है ना। ये गढ़ वो नष्ट हो गया, जब वाटर वर्क्स बन गया, वो गढ़ भी अब नष्ट हो चुका था वो भी अब तोड़ के मंदिर बन गया वहाँ पर, बाबा श्याम बाबा का मंदिर बन गया। एक राधारी या पुरानी बिल्डिंगों में है, राधारी जो उस समय ये जो टैक्स लेते थे ना व्यापारियों से, कर, वाणिज्य कर, उसको उगाने के लिए जो ये पटवा बाजार है गंगापुर में, चौपड़ के पास, पटवा बाजार में राधारी का भवन आज भी मौजूद है। आप पटवाओं ने उसको दुकानें बंद हो जाती, लग जाती है तो अंदर दिखता नहीं है वो। कभी आप ऐसे समय जाओ या जब दुकानें नहीं हो, 1 तारीख को बंद रहता है बाजार, तो वहाँ एक सकड़ा सा दरवाजा है, गेट लगा हुआ केवल, उसके अंदर देखो, कैमरे से फ़ोटो लो। मैंने उससे वहाँ से लिए फ़ोटो। वो राधारी का भवन आज भी मौजूद है, जब व्यापारियों से कर लिया जाता था, और वहाँ एक बड़े मूछदार रौबदार एक चौकीदार बैठा था, और वहाँ तोलते थे सामान, तक्खड़ लगा हुआ, वो भवन है। ऐसे एक मिडिल स्कूल नंबर 1 जो है ना, कैलाश सगीजा, ये रियासत काल का है। अच्छा, ये भवन भी पुराना, ये कब का है? 1901 का, जब अंग्रेज़ों का राज था और रियासत थी हमारे यहाँ। ये उस समय का मिडिल स्कूल है, ये उस समय का इंग्लिश मिडिल स्कूल है, ये इंग्लिश मिडिल स्कूल है यहाँ का। अच्छा। हाँ, उसके बाद में जो हायर सेकेंडरी स्कूल बना है ना अभी, जो सीनियर हायर सेकेंडरी, इसको पहले हाई स्कूल कहलाते थे। हम जो पढ़े हाई स्कूल था इसका, अब यहाँ से। तो ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये मिडिल स्कूल को रेज करके बनाया गया, मतलब इसी की ब्रांच है वो बड़ी। अच्छा, ये उससे पहले का है जो ये नंबर तो 1 स्कूल नंबर तो तभी उसका 1901 का है, नंबर 1 है। नंबर 1 तो इसलिए है कि मिडिल स्कूल था वैसे तो, है ना, लेकिन वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल। लेकिन बाद में दूसरा खुला चूड़ीगढ़ पे, तीसरा खुला, ऐसे फिर इसको नंबर 1 जो पहले था, नंबर 1 कर दिया, बाद में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 अलग अलग हो गए, नंबर दे दिए गए। ये था यहाँ पर। लेकिन आज आपकी किताब जो लिखी है आपने, इतिहास लिखा है, इसके द्वारा गंगापुर के बच्चे जानेंगे कि गंगापुर के इतिहास के बारे में। तो मैं ये कह रहा था, इसकी लिखने की आवश्यकता पर अपन चल रहे थे। तो उन्होंने कहा इसका इतिहास लिखो। तो चूंकि मेरी कवि सम्मेलनों की यात्राएं बहुत ज़्यादा रहती थी, मैं बिजी रहता था, उस समय तो ध्यान नहीं दिया हमने। लेकिन 2019-20 में कोरोना लग गया, कोरोना लग गया, हमारी यात्राएं बंद हो गई, आना जाना बंद। हमने उस काल में भी एक किताब कविताओं की लिख दी हमने। अच्छा। तो वो भी फिर क्या करें, क्योंकि हमको तो रोज लिखने की आदत, क्या करें। तो वो बात जो मान सिंह जी ने कही थी उस समय, वो बात दिमाग में बैठी थी, वो निकल करके आई, यार गंगापुर का इतिहास लिखो। तो गंगापुर का इतिहास लिखो, विचार बहुत अच्छा आया, विषय भी अच्छा था। कोरोना लग रहा था, मैंने धीरे धीरे जैसे कोरोना कम हुआ, मैंने घूमना शुरू किया, जानकारी इकट्ठी करने की। तो मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। वही कोई सुनी सुनाई कहानियाँ कि खुशहाली राम हल्दिया राम, दो खुशहाली राम गंगाराम 2 भाई थे, जबकि भाई नहीं थे, वो बाबा पोते थे। ये धारणा गलत थी। और किस समय जागीर मिली, यही मैंने, तो मैं गया जयपुर में राजाओं के पोथी खाने हैं। अच्छा। पोथी खानों को ढूंढा मैंने। उसके अलावा मैं जागाओं से मिला, यहाँ के पंडों से मिला, सौरव जी के पंडों से। अच्छा। सौरव जी के पंडों के इतिहास मिलता है, हल्दिया वंश के लोग वहाँ कब कब गए, कहाँ से आए। तो खुशहालगढ़ का नाम मिलता है उसमें। अच्छा। खुशहालगढ़ से आए। आज भी इसमें किताब में मैंने उसकी फोटो दी है, पंडों की। तो इसके बहुत से स्रोत है जो आपने ढूंढे थे। हाँ, तो वो किताब इस तरह से लिखी गई। और इसमें जो है फिर ये 400 पेज की किताब, 300 साल का इतिहास। इसमें शुरू से लेके आज तक का कोई चीज़, इसमें कब कब क्या क्या हुआ, कुछ भी नहीं बचा, सब इसमें आ गया है। इस पर चाहे तो लोग रिसर्च कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं, और चाहे तो इसका आगे और इसकी खोज कर सकते हैं। ये किताब उनके लिए एक आधार। गंगापुर के हर व्यक्ति को ये किताब खरीदनी चाहिए। ये मान सिंह जी ने इसमें बड़ा मेरा प्रोत्साहित भी किया, और मेरे को काफ़ी प्रेरित किया, सहयोग भी इन्होंने काफ़ी किया, और काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया। इसकी बहुत किताबें बिकी है, इसकी काफ़ी लोगों ने इसको खरीदी। अभी इस वीडियो के माध्यम से जो भी दर्शक देखेंगे, उनकी भी डिमांड आएगी इस किताब को खरीदने की। तो हम आपको बता देंगे, हम आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, आप संपर्क करना, या फिर अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे आप जाकर ये किताब खरीद सकते हो। और इस किताब के द्वारा बच्चे और बड़े, जिनको भी इस जानकारी नहीं है गंगापुर सिटी के बारे में, वो सारी जानकारी ले सकते हैं और हमारे गंगापुर के रॉयल इतिहास के बारे में जान सकते हैं। अभी क्या है, खीरमोहन यहाँ का प्रसिद्ध मिठाई है, खीरमोहन। हाँ। और उसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। देखो मैं बताऊँ, आप बड़े बड़े लोगों से पूछो तो यहाँ नाम चलता है हाबू हलवाई का। हाँ, हाबू हलवाई का खीरमोहन, हालू हलवे की ये प्रसिद्ध हो रहा है। मैं इतिहास लिख रहा हूँ साहब जी, मैं तथ्यों पर लिख रहा हूँ, सत्य पर, क्योंकि इस आज विज्ञान का युग है। हाँ, कोई भी विज्ञान प्रमाण मांगता है, गूगल में सर्च करेंगे, मेरे को झूठा पटकेंगे। मैंने ऐसे नहीं लिखा किसी कहने से, मैं एक ही चीज़ को प्रमाणित करने के लिए कहीं ना कहीं ढूंढ के लाया हूँ। तो पता लगा ये हाबू हलवाई के नाम से खीरमोहन प्रसिद्ध हुआ, हाबू हलवाई ने खीरमोहन को प्रसिद्धि दिलाई, ये बात तो सच है।
लेकिन इसके असली जनक कौन थे? मेवाराम शर्मा। मेवाराम जो शर्मा। खीरमोहन के बारे में आज जो लोग रिसर्च हो रही है आज तो इसके बारे में, खीरमोहन पूरे दुनिया में पहुंच गया, इसकी रिसर्च हो रही है, मेरे पास पेपर आए लोगों के कि साहब आप भी दो जानकारी। तो खीरमोहन के असली जनक थे वास्तविक मेवाराम शर्मा, जो यहाँ पर आपको पता हो ये जो सीताराम जी का मंदिर है, एक छोटी सब्जी मंडी है घास मंडी की तरफ, हाँ। बांस वालों के पास, वहाँ सीताराम जी का मंदिर है, उसके ठीक सामने चौबे जी का मकान है, राधे श्याम जी चौबे, जो जयपुर गोल्डन चलाते थे फवारा चौक पर, आज भी हाँ, आज भी है जयपुर आज भी गोल्डन चलता है, ट्रांसपोर्ट उनके लड़के चलाते। उनके काका थे हजारीलाल चौबे थे, उनके पिताजी राधे श्याम जी, उनके काका थे मेवाराम शर्मा, उस वंश में थे, चौबे वंश में। वो 1940 से पहले पटना के पास एक डाल्टनगंज है बिहार में, अच्छा। डाल्टनगंज, वहाँ वो हलवाई का काम करते थे डाल्टनगंज में। जब मैंने लोगों से पूछा तो पुराने लोग हैं, वो जी वहाँ लालटेनगंज है, लालटेनगंज। अब मेरी समझ में नहीं आई, लालटेनगंज तो पटना में, बाद में किसी ने बताया कि वो डाल्टनगंज है वास्तव में। तो डाल्टनगंज में वो हलवाई का काम करते थे, वहाँ मिठाइयाँ बनाते थे, तो वहाँ ये खीरमोहन बनता था जी। बाद में 1944 में वो जब वृद्ध हो गए, यहाँ गंगापुर आ गए और अपने साथ 2 बिहार के हलवाई भी लाए थे मजदूर, और उन्होंने आकर के दुकान खोली। कहाँ खोली? ये जो लखेरा बाजार है चूड़ों वाला, हाँ। तो सीताराम जी का मंदिर एक तरफ दुकान है सीताराम जी की, लखेरा बाजार में सीताराम जी की मंदिर की दुकानों में उन्होंने एक हलवाई की दुकान डाली। अच्छा। वहाँ उन्होंने हलवाई की दुकान पर खीरमोहन बनाया सबसे पहले, एक मिठाई और बनाई चमचम, और एक बनाई सरोज नाम से। सरोज का नाम लोग जानते ही नहीं है, नहीं जानते। तो सरोज मिठाई बनाई। वो कैसी होती है? अब वो मैंने भी नहीं देखी, लेकिन देखो उन मिठाइयों को खाने वाले रामजी लाल जी अमरगढ़िया, जो अभी 94-95 साल की उम्र में, अभी 1 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। अच्छा। वो भी हलवाई का काम करते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि वो मिठाई मैंने मेवाराम शर्मा की यहाँ खाई सबसे पहले। अच्छा। फिर मैं मेवाराम शर्मा के जो पौत्र हैं, अब तो पुत्र तो नहीं है, हाँ। वो जो स्टेशन बजरिया है, कालीचरण शर्मा, अभी वो 22 तक तो जिंदा थे, मैं उनसे मिला, अभी वो भी नहीं रहे। कालीचरण शर्मा, उनसे मिला, उनके पौत्र से। उन्होंने कहा कि हाँ हमारे बाबा ने बनाई थी सबसे पहले। और फिर मैं मिला उनके एक रिश्तेदार और ब्याई, वो दशहरा मैदान के सामने रहते हैं, श्रवण लाल जी जोशी, जो नगर पालिका से रिटायर्ड है। अच्छा। उनसे मिला, हाँ बोले हमारे जीजा जी के पिताजी थे, उन्होंने मेवाराम जी ने बनाया था। तो जब 3 जगह से पुष्टि हुई, खाने वाले मिल गए, तो ये बना इतिहास कि मेवाराम शर्मा डाल्टनगंज में काम करते थे, वहाँ से ये मिठाई लेके आए, यहाँ बनाना उन्होंने शुरू किया, साथ में एक चमचम एक सरोज। इससे पहले यहाँ पर खीरमोहन, पेड़े, मूंग के लड्डू, इमरती, जलेबी, मोतीचूर के लड्डू, यही बना करते थे, इससे ज़्यादा मिठाई नहीं बनती थी। ये बनते थे, सॉरी वो क्या बोलते हैं इसको, बालूशाही, खीरमोहन नहीं बालूशाही, ये बनते थे यहाँ। अच्छा। खीरमोहन तो तब सबसे पहले बना, उन्होंने शुरू किया बनाना। उसके बाद में क्या हुआ था, उनकी हलवाई का नाम क्यों चला कि वो बजरिया स्टेशन बन गया था 1905 में, तो वहाँ बजरिया में उन्होंने ज़मीन खरीद ली। जो ये स्टेशन के ठीक सामने से आते हैं अपन, तो एक रास्ता तो गली में गया अंदर बड़े मोहल्ले को, वहाँ मेवाराम जी जमीन खरीदी, वहाँ मकान बना लिया, तो वहाँ उन्होंने हलवाई की दुकान डाल ली। अच्छा। यहाँ से हटा के 1945 में मैं यहाँ किया, और वहाँ उन्होंने हलवाई डाल दी। इधर क्या हुआ कि हाबू हलवाई गेरई से आकर के गंगापुर में बसे थे उस समय, और उनकी हलवाई की दुकान आज भी है चौपड़ पर, ये जो कल्याण जी को जाएंगे ना, कल्याण वहाँ एक घुसते ही उस गली में आगे पान वाले की दुकान, हाबू हलवाई की दुकान पुरानी वही है। अच्छा। तो हाबू हलवाई थे और मेवाराम भी हलवाई थे, दोनों पास पास दुकानें थी, एक वो पसारी गली बीच में थी, वो वहाँ जाके बैठ जाते थे। वहाँ उन्होंने खीरमोहन बनाना हाबू हलवाई ने सीख लिया उनसे, वो बनाने लगे। बाद में वो तो चले गए स्टेशन बजरिया पर। अच्छा। उस समय 1945 क्या, मैं तो 1970 तक की कहता हूँ, 1970 क्या 60 मान लो, गंगापुर और स्टेशन के बीच में ना रास्ता था ना सड़क थी, नड़े थे नड़े। अच्छा। तो यहाँ के लोग वहाँ जाते ही नहीं थे, वहाँ वही जाते थे जिनको स्टेशन से कोई काम था, जाना होता था, है ना। और वहाँ के कर्मचारी प्राय इधर नहीं आते थे, नहीं। तो बजरिया में दुकान, तो वहाँ के तो कर्मचारी वहाँ से खरीदने लग गए मेवाराम से खीरमोहन, यात्री वगैरह, और यहाँ शहर वाले यहाँ खरीदने लगे, बस्ती ज़्यादा बड़ी नहीं थी। हाँ। तो बाद में मर गए वो, 2-3 साल बाद उनका स्वर्गवास हो गया मेवाराम जी का। अच्छा। फिर हाबू हलवाई ने वो चीज़ को जिंदा रखा, खीरमोहन को ख़त्म नहीं होने दिया। मतलब अगर हाबू हलवाई इसको प्रचलित नहीं करते तो खीरमोहन आज नष्ट हो गया होता तभी मेवाराम जी के साथ, लेकिन इसको जिंदा रखा और उसकी क्वालिटी को रखा, आज हाबू हलवाई के नाम से खीरमोहन प्रसिद्ध है। ये इसका इतिहास।
बाद में खारी बाजार का इतिहास मैंने ढूंढा, और तो बाजारों का मिल गया भाई। सराफा बाजार इसलिए कि सराफ बैठते हैं, पसारी गली इसलिए पसारी बैठते हैं, चूली दरवाजा इसलिए कि चूली को रास्ता गया, चूली गेट। लेकिन ये खारी बाजार का क्या है, मैंने कहा, मैंने बहुतों से पूछा खारी बाजार, भाई इतिहास लिख रहा हूँ तो सारी की जानकारी आनी चाहिए ना, खारी बाजार क्यों, क्या है या खारा। तो किसी ने कहा साहब यहाँ खारी गुजर दूध बेचते थे। ठीक है, पॉइंट सही है। यहाँ खारी कुआ था, खारी कुआ तो गंगापुर में सारे ही थे, गंगापुर पर खारी कुएं थे सारे, पानी मीठा था ही नहीं। वो दिन यहाँ गुजर तो खारी थे, चलो दूध बेचते होंगे, पर इसका भी कोई मुझे तथ्य नहीं मिला पुराने लोगों से, बेचते थे, एक आध ने कहा, अनुमान होगा उनका। बाद में मेरा डॉक्टर रामजी लाल शर्मा जो खारी बाजार में क्लिनिक चलाते थे, अभी 2 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। ये खारी बाजार में जाओ तो ये खांड वगैरह मिश्री वगैरह बेचते हैं, ये मिश्री खांड, उनके सामने क्लिनिक आज भी उनका लड़का बैठता है वहाँ, डॉक्टर रामजी लाल शर्मा प्राइवेट क्लिनिक। मैं उनसे मिला, उनकी उम्र उस समय 94 साल थी, वो बीमार थे, अशक्त थे। उनसे मिला, उनको सुनते नहीं थे, दिखता नहीं, पर वो उनके कान सुनते नहीं, तो उनको कागज़ पर लिख के उनके बेटे ने दिया और बताया। उन्होंने कहा जी यहाँ खारी बाजार में खार बिकता था, नमक और खार, बंजारे आते थे मारवाड़ के, गधों पे, बैलों पे, गाड़ियों पे नमक भर भर के लाते थे। और यहाँ जो चौक था ना, ये आगे चौक है, यहाँ तो बैलों को छोड़ते थे, गधों को छोड़ देते, और ये बोरियों पर नमक खार लाते थे कपड़े धोने का। और यहाँ के जो दुकानदार थे और लोग थे, वो 12 महीने का नमक खार कपड़े धो लेते थे। पहले साबुन कहाँ था, उससे कपड़े धोते और नमक, और वो नमक आसपास के गाँव में वो यहाँ के लोग बेचने जाते थे, दुकानदार उनको बेचने जाते थे, इसलिए इसका नाम। फिर इसकी पुष्टि करी मैंने। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं दामोदर सराफ थे, उनका भी स्वर्गवास हो गया। तो दामोदर जो सराफ थे उनके, मुझे पता लगा कि वो पुराने हैं। मैं गया तो वो भी बेचारे बहुत अशक्त बिस्तर में थे, उनको जैसे तैसे उठा के उनको बताया, तो हाँ बोले, इतना सा कहा यहाँ खार बिकता था, लवण बिकता था, ये कार वो लेट गए, उनकी बस की नहीं। मैंने कहा फिर आऊँगा, बाद में 1 महीने बाद उनका स्वर्गवास हो गया। 2 जगह पुष्टि हो गई। फिर मैंने और खोज की किताबों में, तो पता लगा बंजारे यहाँ खार बेचने पूरे देश में जाया करते थे, वो लवाणा बंजारे थे, लवण बेचते थे, लवाणा बंजारे थे। तो ये खारी बाजार पड़ा। तो सर आपकी कविताओं के बारे में बताइए कुछ। देखिए, मैंने उस साल 1979 में कविता लिखना आरंभ किया। मैंने उस समय अकाल पड़ रहा था, पानी का बहुत अभाव था, अकाल सा था। तब मैंने पहली कविता लिखी थी, ऋतुराज बसंत था उस समय, और बसंत था लेकिन कोई बसंत जैसा माहौल, अकाल था ना। ऋतुराज अभी मत आना तुम, मन स्वागत को तैयार नहीं है, सूख रहा धरती का जीवन, ऋतुएं भी तैयार नहीं। उसके बाद में मैं कवि सम्मेलनों में जाने लगा, पत्रिका, मैं राजस्थान साहित्य अकादमी या राजस्थान सरकार की उदयपुर में उसका सदस्य भी रहा हूँ मैं 2007 में। और मैंने अटल जी के साथ भी कविता पढ़ी है, देश के सारे कवि, चाहे सुरेश शर्मा जी हों, हरिओम पवार जी हों, ये तुम्हारा शैलेश जी लोढ़ा के साथ मेरे बहुत टीवी प्रोग्राम लोगों ने देखे होंगे, वाह वाह क्या बात में। इसके अलावा ये सभी किताबें आपके द्वारा लिखी गई हैं? हाँ, ये सब मेरी, ये 4 किताबें मेरी कविताओं की निकली हैं। ये 4 किताबें, इनमें बाल कविता है मेरी, ये राजस्थान साहित्य अकादमी से, भाई बोल मेरी मछली, ये बच्चों का साहित्य है, कविताएं इसमें। इसके अलावा ये मैंने फिर गंभीर कविताएं हैं, मौन क्यों जीता रहूं, इसमें मेरे मन की पीड़ा है, मानवीय संवेदनाओं पर लिखी कविता है। अच्छा। उसके बाद में फिर मैंने हास्य रस की किताब लिखी, हंस लो घड़ी दो घड़ी, जीवन में हंसना बहुत जरूरी है, बहुत। ये मेरे हास्य रस मूल पहचान है, इसलिए लिखी। फिर एक गीत लिखा, गीत की किताब लिखी, कविता मेरी मीत। अच्छा। ये मैंने 4 किताबें लिखी। मैं क्या है कि जैसे आपके हंसाने से भी मेरा क्या है, व्यंग में मतलब प्रहार जब मैं करता हूँ तो व्यंग का क्या अर्थ है साहब, कि मैंने कोई विसंगति देखी, ये गलत हो रहा है, और जो गलत कर रहा है उस पर ही प्रहार करो, लेकिन उसको जब सुने ना तो उसको भी आनंद आए, वाह क्या, मतलब जिस पे आप व्यंग करो उसको भी आनंद आवे। हाँ। मतलब किसी के हास्य रस में किसी की हंसी नहीं उड़ानी, हंसी नहीं उड़ानी, उसको आवाज कराना, और वो कहेगा हाँ यार बात तो सही है, एक व्यंग रूप में। हाँ, तो मैंने अब ये जैसे छोटी छोटी बातों पर मैंने कविताएं बहुत लिखी हास्य रस में। अब क्या करते हैं, आम जो बात होती है, क्या दोष, हम बुराई करते हैं एक दूसरे की, निंदा करना। 2 आदमी बैठे हैं आपस में, उसकी जो वहाँ मौजूद नहीं है उसकी बुराई कर, अच्छा वो आ गया अब उसकी बुराई नहीं करेंगे, उसकी ये करेंगे जो अब नहीं है। हाँ। अच्छा उनमें से कोई चला गया तो बाद में उसकी शुरू कर देंगे। ये निंदा मनुष्य का स्वभाव है, मैं तो इसको निंदा रस कहता हूँ, उसमें बड़ा रस आता है लोगों को। कौन कहता है निंदा बुरा काम है, अब मैं कहूँगा मत करो तो नहीं मानेंगे लोग, ये आया बड़ा देवता उपदेश देने वाला,
तो उनको उस तरह से कहो ना, उनको भी मजा आवे निंदा। निंदा अच्छा काम है, करिए निंदा रोज। क्यों कि निंदा से मिटता तुरंत मन का सारा बोझ। निंदा से मिटता तुरंत, अब यही होता है मन का सारा बोझ। मन का सारा बोझ पेट हल्का हो जावे और निकले सभी भड़ास, या खाया पच जावे। तो चर्चित चाहो अगर 100 बरस रहना जिंदा, तो छोड़ो सारे काम करो जी भर कर निंदा। निंदा। तो ऐसे जो विषय है, अब उनको भी लगेगा यार बात तो हंसने की सही है जो निंदा कर, तो ऐसे व्यंग के द्वारा व्यंग के द्वारा, हाँ, प्रहार करना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य रहा है हास्यरस में। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। मेरी सेवाएं हमेशा हाजिर है गंगापुर के लिए। अभी मेरा और सर्जन चल रहा है, एक किताब मेरी अभी और प्रकाशक के यहाँ गई है, उसमें हास्यरस के कवियों का संकलन है, वो देश के प्रसिद्ध हास्य कवियों का संकलन है, वो भी प्रकाशन में है। बहुत अच्छा प्रयास किया आपने जो गंगापुर का इतिहास लिखा, और आपकी ये पुस्तक एक मैं भी ले रहा हूँ। तो दोस्तों ये किताब मैं भी इनसे ले रहा हूँ और आप भी इनसे लीजिए। ओके, धन्यवाद। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और आपकी अगली किताब के लिए शुभकामनाएं। मेरे आपको शुभकामना, आशीर्वाद। इस छोटी सी उम्र में आप बड़ा मेहनत का काम कर रहे हैं जी। ये साहित्य का, ये पत्रकारिता जैसा काम है ये आपका। जी। साहित्यकार और पत्रकार दोनों बड़ी मेहनत करते हैं। मैं भी खोजता हूँ, आप भी खोजते हैं। मेरा भी उद्देश्य यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुँचाऊँ। और मैं भी बड़ी मेहनत करता हूँ, आप भी बड़ी मेहनत करते हैं। आप भी खोजते हैं, मैं भी खोजता हूँ, आप भी खतरे उठाते हैं। मैंने भी बहुत खतरे उठाए, ऐसी जानकारी नहीं मिली है। हाँ। कई लोग तो नाराज हो जाते, क्या रोज रोज आते हो जानकारी करने, टाइम आपके पास कोई काम ही नहीं है इसके अलावा, है ना। और आप भी बड़े खतरे उठाते हो, बड़े बड़े लोगों से मिलकर अंदर की बातें निकालते हो। कई जगह विवाद भी हो जाते हैं पत्रकारों के साथ, देखें। लेकिन मेरी कुछ बातें चुप भी जाती है लोगों को, जाती हैं। तो और वो आप कर रहे हो, उसके लिए मेरी आपको बहुत, आपका जीवन लंबा है, आप अच्छी तरह से इस काम को करो। शुभकामनाएं। धन्यवाद।